नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आज हम सत्ता विषय पर चर्चा करेंगे। पिछले लेसन में हमने राजनीतिक शक्ति और सत्ता के ऊपर विचार विमर्श किया था। आज हमारे विषय का मुख्य बिंदु सत्ता होगा। दोस्तों, सामान्यतः हम बातचीत करते हैं तो सत्ता का अर्थ हम किसी दूसरे पर नियंत्रण या दबाव या दूसरे को प्रभावित करने का एक माध्यम के रूप में लेते हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या सत्ता दूसरों को प्रभावित करने का एक माध्यम है या सत्ता दूसरों के पास ही रहती है? क्या स्वयं के पास सत्ता नहीं रहती? सत्ता के स्रोत क्या हैं? सत्ता क्या है? सत्ता की विशेषताएं क्या हैं? सत्ता के सिद्धांत क्या हैं? सत्ता पालन के आधार क्या हैं? अनेक जो प्रश्न हैं जिन पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दूसरे व्यक्ति या समूह के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार प्रभावित करना और नियंत्रित करना ही सत्ता कहलाती है। दूसरों की इच्छाओं को प्रभावित करने का संबंध है कि समाज के अन्य सदस्यों द्वारा सत्ता द्वारा निर्धारित नियमों कानूनों का अनुपालन करना या अनुपालन करने के लिए बाध्य होना ही सत्ता कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हमने बताया, पितृसत्तात्मक परिवार में सामान्यतः परिवार का मुखिया एक पुरुष होता है। पुरुष मुखिया द्वारा परिवार के सदस्यों को जो आदेश दिया जाता है, परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उन आदेशों का, उन आज्ञाओं का अनुपालन किया जाता है। तो पुरुष मुखिया में ही वह सत्ता निहित है जिसके कारण परिवार के अन्य सदस्य उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। किसी व्यक्ति के पास सत्ता तब तक निरर्थक है जब तक ये स्पष्ट न हो जाए कि वह सत्ता किस प्रकार प्रयोग की जा रही है। अर्थात सत्ता किसके पास है, ये तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कि वह उसका उपयोग नहीं करता। यदि सत्ताधारी द्वारा किसी को आदेश दिया जाता है तो अगर आदेशों का पालन करने से कोई व्यक्ति इनकार कर देता है तो उसके लिए किसी न किसी प्रकार के दंड की व्यवस्था की जाती है। वह प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। लेकिन सामान्यतः सत्ताधारी द्वारा आज्ञा का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ उसे अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। ऐसा सत्ता में होता है। कुछ लोग शक्ति और सत्ता को एक ही रूप में मानते हैं, शक्ति और सत्ता को एक ही पर्याय मानते हैं। हमने पहले भी शक्ति और सत्ता के बारे में विचार विमर्श किया था। अब हम दोबारा भी इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरे व्यक्तियों को जब हम आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं, अपनी इच्छानुसार कार्य करवाते हैं तो वह शक्ति भी हो सकता है और सत्ता भी। लेकिन दूसरे व्यक्ति से जब हम कार्य करवाते हैं, वह कार्य करने का जो उसका तरीका है, कार्य करवाने की जो क्षमता है अपनी, ये उस पर निर्भर करती है।
सामान्यतः शक्ति को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, एक वैध शक्ति और दूसरी अवैध शक्ति। वैध शक्ति जब किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित या उससे कार्य करवाने का जो तरीका है, अगर वह न्यायोचित है, सहमति पर आधारित है, अनुपालन करना अनिवार्य होता है, उसे वैध शक्ति कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा निश्चित नियमों का अनुपालन करते हुए जो कर वसूली की जाती है वह वैध शक्ति होती है, क्योंकि उसके पद में वह सत्ता निहित है जिससे वह करने की उसे अनुमति प्राप्त होती है। दूसरा है अवैध शक्ति। अवैध शक्ति जो समाज से मान्यता प्राप्त नहीं होती, जिसका कोई आधार नहीं होता। उदाहरण ले लेते हैं, एक बैंक लुटेरा हाथ में बंदूक लहराते हुए बैंक में जाता है और आसमान में 2-3 गोली छोड़ता है और बैंक को लूट लेता है। तो उसने जो शक्ति काम में ली वह शक्ति वैध नहीं, अवैध शक्ति थी। तो अवैध शक्ति का प्रयोग अगर अवैध या गैर कानूनी तरीके से किया जाता है तो वह कभी भी सत्ता का रूप धारण नहीं करती। जब शक्ति का प्रयोग वैध, उचित, सहमति अनिवार्य रूप से किया जाता है तो वह शक्ति ही सत्ता का रूप धारण कर लेती है। एक विचारक हेनरी फेयोल ने कहा, सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है, कि सत्ताधारी व्यक्ति द्वारा ही आदेश दिए जाते हैं और उसी के द्वारा अपने अधीनस्थों से आदेशों का पालन करवाया जाता है। अगर वह पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक, जो किसी भी प्रकार का हो सकता है, कार्रवाई की जा सकती है। सत्ता के स्रोत। मुख्यतः सत्ता के 2 स्रोत माने गए हैं। एक वह सत्ता जो हमें जन्म से ही या यूँ कहें प्रकृति से ही सभी को समान रूप से प्राप्त होती है, इसे प्रकृति प्रदत्त सत्ता कहते हैं, जो सभी को प्राप्त होती है, जो मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षियों सभी को हमें समान रूप से प्राप्त होती है। दूसरी अर्जित सत्ता। अर्जित सत्ता सभी को प्राप्त न होकर कुछ को ही प्राप्त होती है। जैसे प्रकृति ने सभी को बराबर सत्ता प्रदान की, लेकिन मनुष्य बुद्धिमान होने के कारण, विवेकशील होने के कारण अन्य पशुओं से अपनी अलग पहचान बनाई और सभी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इसलिए मनुष्य ने वह सत्ता अर्जित की, तो इसे हम अर्जित सत्ता कहते हैं। अर्जित सत्ता के अनेक स्रोत होते हैं जो अनेक प्रकार से प्राप्त की जाती है। नंबर 1, आर्थिक स्रोत। आर्थिक स्रोत मानना है कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न होगा वह सत्ता का उपयोग करेगा। मार्क्सवाद का भी मानना है कि आर्थिक रूप से जो व्यक्ति संपत्तिशाली होगा, जिन लोगों के पास या जिस वर्ग के पास आर्थिक सत्ता होगी वही राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करेंगे। इसमें उदाहरण लिया है अपने एक किसान का।
एक बड़ा किसान जो अपनी खेती किसी बटाईदार को देता है। यह किसान ही निर्धारित करता है कि बटाईदार को खेती करने के उपज में क्या दिया जाए। किसान ही निश्चित करता है खेत में क्या बोना है। किसान ही निश्चित करना है खेत में कौन सी फसल बोनी है। किसान ही निश्चित करता है कि बटाईदार का कितना हिस्सा होगा। किसान ही निश्चित करता है खेत में पानी कब देना है। बटाईदार का इस संबंध में कोई भूमिका नहीं होती। बटाईदार का काम केवल इतना ही है, किसान जो आदेश उपदेश देता रहता है बटाईदार को वही करना पड़ता है। बटाईदार की जो पगार होती है, दैनिक जो मजदूरी होती है, वह भी किसान ही निर्धारित करता है। फसल कब काटनी है ये भी किसान ही निश्चित करता है। फसल कहाँ बेचनी है ये भी एक किसान ही निश्चित करता है। इस उदाहरण से हमने माना कि आर्थिक स्थिति के आधार पर भी सत्ता प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के पास आर्थिक धन संपदा होगी वही उसी के पास सत्ता होगी। जब किसान अनाज को मंडी में बेचने जाता है तो अनाज की कीमत किसान तय नहीं करता। अनाज की कीमत किसान तय नहीं करता। अनाज की कीमत किसान मंडी में जो आड़तिया होते हैं वह तय करते हैं कि किस अनाज की कीमत क्या है। तो यहाँ आर्थिक रूप से किसान से भी शक्तिशाली आड़तिया होता है। तो आड़तिया की जो सत्ता है वो किसान से भी उच्चतर है। तो इससे, इन उदाहरणों से हमने यह स्पष्ट किया कि सत्ता का जो स्रोत है वो आर्थिक भी होता है, धन संपदा भी होता है। आर्थिक और धन संपदा के आधार पर भी सत्ता का निर्धारण किया जाता है। नंबर 2, ज्ञान। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, तर्क जो हमें शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानशील है, बुद्धिमान है, विवेकशील है, वह अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा दूसरे लोगों पर नियंत्रण स्थापित करता है, अपने कार्यों को पूर्ण करता है। ज्ञान ही वह स्रोत है जिससे व्यक्ति सत्ता प्राप्त करता है। ज्ञान के द्वारा ही एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है। ज्ञान के द्वारा ही एक व्यक्ति शिक्षक बनता है। ज्ञान के द्वारा ही एक व्यक्ति वकालत करता है। तो ज्ञान ही वह तर्क है, ज्ञान ही वह है जिससे सत्ता का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में जो ब्राह्मण वर्ग होता था वह राजा महाराजाओं में अपनी अच्छी पहचान रखता था। जब राजा महाराजा राज्य सुरक्षा को लेकर या किसी भी विषय को लेकर निर्णय लेते थे तो ब्राह्मण वर्ग के विचार विमर्श से ही करते थे, उसके बिना संभव नहीं था। आज के वैश्वीकरण के युग में भी ज्ञान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। आज के वैश्वीकरण के युग में ज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। आज तकनीक के युग में जिस व्यक्ति में तकनीक का जिन्हें ज्ञान है उसी का साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। नंबर 3, राजनीतिक संस्थाएं या संगठन।
वर्तमान सरकार में राजनीतिक संस्थाओं या संगठनों द्वारा ही सत्ता का अनुपालन करवाया जाता है। यूँ कहें कि सत्ता का आधार या केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। राजनीतिक संस्थाओं में सरकार प्रशासक द्वारा समय समय पर कानून बनाना, उन्हें लागू करना ये किया जाता है। राजनेता में भी राजनीतिक सत्ता का निवास होता है। राजनेता अपने मार्ग में आने वाली समस्याओं का निराकरण कानूनों को बदलकर दबाव बनाकर निराकरण कर लेते हैं। तो सत्ता का वर्तमान में प्रमुख स्रोत राजनीतिक संस्था या संगठन को भी माना जाता है। सत्ता के प्रकार। समाजशास्त्रीय विचारक मैक्स वेबर ने समाजशास्त्रीय एवं राजनीतिक विवेचना करते हुए विभिन्न स्रोतों के आधार पर सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, परंपरागत सत्ता। सत्ता का यह स्वरूप प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। परंपराओं, रीति रिवाजों के आधार पर इनका अनुपालन किया जाता है। प्राचीन काल में राजतंत्र में राजा के पास सत्ता होती थी। राजा के पास सत्ता का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। राजा के पिता ही राजा होते थे, उसका पुत्र ही राजा होता था। इसी प्रकार मध्यकाल में ब्राह्मणों की सत्ता, जो विश्वास और श्रद्धा पर आधारित थी। आम जन ब्राह्मणों पर विश्वास करते थे, उनमें श्रद्धा थी कि उनके द्वारा किए गए कोई भी कानून या कार्य उचित है, इसलिए हम उनका अनुपालन करते थे। परंपरागत सत्ता का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है, लेकिन वर्तमान वैज्ञानिक टेक्निक युग में परंपरागत सत्ता का प्रभाव कम होता जा रहा है। नंबर 2, बौद्धिक एवं कानूनी सत्ता। वर्तमान में सर्वाधिक जो रूप दिखाई देता है वो बौद्धिक और कानूनी सत्ता है। बौद्धिक और कानूनी सत्ता व्यक्ति के पद में निहित होती है। जैसे मुख्यमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, सरपंच का पद, कलेक्टर का पद, डॉक्टर का पद, जो औपचारिक संगठन के अधिकारी होते हैं, उन्हीं में बौद्धिक या कानूनी सत्ता निहित होती है। ये अपनी सत्ता कानून से या संविधान से प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति जो आज कलेक्टर के पद पर शोभायमान है, अगर वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसकी कानूनी सत्ता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो जब तक पद पर रहेंगे तब तक बौद्धिक या कानूनी सत्ता हमें प्राप्त होगी। नंबर 3, चमत्कारिक या करिश्मात्मक सत्ता। चमत्कारिक या करिश्मात्मक सत्ता व्यक्ति विशेष के गुणों के कारण किसी व्यक्ति विशेष में निहित होती है। कोई व्यक्ति प्रबुद्ध व्यक्तित्व वाला धनी होता है, उसमें यह सत्ता पाई जाती है, जिसका गुणगान किया जाता है। जैसे राम को चमत्कारिक, कृष्ण को चमत्कारिक सत्ता उसमें निहित थी। इसी प्रकार विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया, सभी लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और यह सफल हुआ, जिसमें जमींदारों द्वारा अपनी भूमि का दान किया गया। इसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी भी जो आंदोलन चलाया, जो एक क्षेत्र विशेष में चल रहा था, गांधी जी के अथक प्रयास से यह आंदोलन या गांधी जी के गुणों, नेतृत्व क्षमता के कारण यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया और हमें आज़ादी मिली। इसी प्रकार
सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में जो लोकपाल के लिए जो आंदोलन चलाया वह भी धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गया। तो इसका जो चमत्कारिक जो करिश्माई जो व्यक्ति होते हैं वे भी सत्ता का अनुपालन करते हैं। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हमने सत्ता के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया। मुझे पूर्ण आशा विश्वास है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया है। धन्यवाद।